आज है भारतीय बाजारों के लिए बड़े ब्रेकआउट का दिन। 16,000 के पार निकलकर टिकने की तैयारी निफ्टी की और बैंक निफ्टी कुछ और मजबूती को आगे बढ़ाने की कोशिश में। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर से बढ़िया आपको संकेत दिख रहे हैं। जहां तक एसजीएक्स निफ्टी का सवाल है, कमोडिटीज की गिरावट का सवाल है, पर एक दो ऐसे भी संकेत हैं जहां पर रखनी है नजर। तो आइए जानते हैं आज के एक्शन की करते हैं तैयारी। बताएं सर, कहां पर है आपकी नजर? ट्रिगर्स आज ढेर सारे हैं दीप, और ज्यादातर ट्रिगर्स विदेशी बाजारों से ही आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन ट्रिगर्स में अगर आप देखें तो 2.5 महीनों में पहली बार कच्चा तेल $100 के नीचे आता हुआ दिखा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है इस वक्त बाजार के लिहाज से। तेजी हो या मंदी, कच्चे तेल पर रखनी है नजर। फेड की मिनट्स जारी हो चुके हैं और फिर से आधा से 0.5% तक की ब्याज दरें बढ़ेंगी, ऐसा फेड चेयरमैन का कहना है। और बाकी कुछ भी और बहुत कुछ कहा है, उस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। छोटे दायरे में अमेरिकी बाजार रहे, धीमे धीमे रेंज छोटी होती दिख रही है, लेकिन निचले स्तरों से सुधर कर बंद होते हुए दिखे। 70 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। नैस्डैक में भी हरियाली रही है, तो अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल बरकरार रहा। टाइटन ने पेश किए हैं बेहद शानदार क्वार्टरली अपडेट, तो बहुत ही जबरदस्त दमदार बिक्री के आंकड़े जून तिमाही के आते हुए दिखे। कंजम्पशन ग्रोथ स्ट्रांग है, ये आप इन नंबर से देख सकते हैं। तो ये है वो सारे ट्रिगर जिनके दम पर आज हमें करनी है अपनी पारी की शुरुआत। बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर करनी है पारी की शुरुआत। बट सर, एक ट्रिगर वैसे बीच में हमने इस पर बात करना बंद कर दिया था, बट कुछ समय पहले आपने बोला वापस नजर में ले आइए और एक रेंज दे दी थी, कच्चा तेल। बिल्कुल, पिछले हफ्ते के एंड में हम देख रहे थे 116 117 तक पहुंच चुका था, काफी तेज उछाल आया था। अब देखिए आपको दिख रहा है $100 के नीचे 3 महीने बाद पहले बार ये लेवल दिखा। एब्सोल्युटली दीप, और ये इससे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए कुछ है ही नहीं जी। और हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि हमारे लिए भी सबसे बड़ा भूत है इन्फ्लेशन का, जिसे भगाना है। दुनिया भर की सारी सरकारों के लिए इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा भूत है। इनफैक्ट यूरोप के लिए तो कच्चा तेल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय तो हाँ, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था न बिगड़े उससे ज्यादा तो उनकी बिगड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से कच्चे तेल का नीचे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दुनिया भर के इन्फ्लेशन के लिहाज से, और स्पेशली हमारे लिहाज से। हम अपनी बात करें, अब देखिए कच्चे तेल के नीचे आने की जो वजह है कि अमेरिका में भंडार बढ़कर आए हैं। उम्मीद नहीं थी कि भंडार बढ़ेंगे, तो भंडार बढ़े हैं, हो सकता है अगली बार कम भी हो। हाँ। वो तो ही सकता है। देखिए बात को समझिएगा, कच्चे तेल में मजबूती या कमी, कमजोरी जो भी आए उसके कारण भी पीछे देखने जरूरी। खाली आप नंबर्स मत देखिए। बिल्कुल, राइट। क्या वो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से कच्चा तेल गिरा, वो सस्टेनेबल है? अगर इकोनॉमिक मंदी की वजह से कच्चा तेल नीचे आ रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कच्चा तेल नीचे आ रहा है, तो वो कारण सस्टेनेबल है। अगर आपका कच्चा तेल डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ता है या प्रोडक्शन कम होने की वजह से बढ़ता है, तो वो सस्टेनेबल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ता है, तो वो जिस दिन टेंशन कम होने के संकेत होते हैं नीचे भी आ जाता है। सो आई थिंक कच्चे तेल के कम होने की जो वजह है कि थोड़े से उम्मीद नहीं थी कि रिजर्व्स बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका के रिजर्व्स बढ़कर आए, तो वो रिजर्व्स तो अल्टीमेटली एक लेवल तक रहते हैं। तो मेरा ये समझना है, नो डाउट आज सुबह सुबह के लिए कच्चा तेल बहुत अच्छा है हमारे लिए ट्रिगर, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और अच्छी बात ये थी कि जनरली $105 के नीचे टिकना नहीं था, तो पहली बार $105 के नीचे ढंग से आया है और $100 को भी तोड़ा, जो कि मनोवैज्ञानिक स्तर है। हो सकता है मेरे ख्याल से 95-96 लेवल के आसपास आए और वहां से एक रिबाउंड देने की कोशिश करे, वो संभावना बनती है। $4-5 की जगह तो कम से कम और बची है, लेकिन हाँ उससे ज्यादा अगर हम ये सोचें कि सिर्फ इस वजह से गिर जाएगा तो वो गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कमोडिटीज के दाम तेजी से घट रहे हैं, उसमें क्रूड भी है, मेटल्स भी हैं, एनर्जी प्राइसेस भी है, और उस हिसाब से अगर अगली पॉलिसी में फेड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ना बोले इन्फ्लेशन को लेकर कि भाई ये जो कुछ हुआ है पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में इसका असर देखने को मिलेगा, तो एक वो रेसेशन का जो डर है लोगों के दिमाग में वो भी कम हो सकता है। और वो कम हो तो वापस से आपको कच्चे तेल और कमोडिटीज के दाम थोड़े ऊपर उछलते हुए भी देख सकते हैं। देखिए जो गिरावट और जो बढ़त धीमे धीमे हो वो बहुत काम की, जो अचानक से हो ना उसका रिएक्शन भी वापस आता है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है 115 से $100 आ गया, लेकिन धीमे धीमे 115 से 12 आता, 10 आता, 8 आता, 7 तो आता। हाँ, 2 दिन में 115 से $100 आना, $95 के आसपास देखिए, वहां से हो सकता है आपको रिकवरी दे। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ये अच्छा है। तो सेलिब्रेशन करना है, और सेलिब्रेशन नहीं करना। खुश होना है, बट ज्यादा हो। अब रहा सवाल, ये तो आजकल की पिक्चर का। लॉन्गर टर्म पिक्चर के लिहाज से जो हम लगातार बात कर रहे थे, आपको दो ही चीजों पे कोरिलेशन रखना है, कच्चा तेल और रुपया। जी। हमने पिछली बार हमने कहा कि हमारे ट्रिगर्स बदल गए। जब
हमारा कच्चा तेल $100 के आसपास आएगा, हमारे बाजार न्यूट्रल हो जाएंगे। राइट। तो आज आप 16,000 पर निफ्टी पर हैं, $100 पर कच्चे तेल पर हैं, आपका बाजार न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया आज बड़े लंबे समय बाद डीप ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया है मैंने, फाइनली नेगेटिव से बधाई फाइनली, हो सर। क्योंकि 15,850 के ऊपर की भी क्लोजिंग मिल गई बिल्कुल। और मेरा कच्चा तेल भी 100 के आसपास आ गया। हाँ, रुपया अभी भी मेरे कंफर्ट लेवल से बाहर थोड़ा ऊपर, लेकिन अगर आप ग्लोबल पिक्चर के साथ देखेंगे तो हमारा रुपया उतना खराब नहीं, बाकी लोगों के मुकाबले में। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके लिए अब जो वो 15,200 को टूटने की रिस्क थी वो लगभग खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही। कम से कम ये मना तो हम करते ही नहीं आजकल, वो तो सब सीख लिया। 2020 में यही सीखा कि कोई भी लेवल नीचे और ऊपर के सब हमेशा देखने को मिल सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि अब 15,200 आपके लिए बॉटम बन गया, ये आप भरोसा ले सकते हैं। अगर आपका 120-125 पे कच्चा तेल टॉप बन गया है, जो आप मानेंगे ही, तो आपका बॉटम भी मार्केट का बन गया 15,200 पर। अरे वाह, हाँ, ये मान सकते हैं। $100 पर हम न्यूट्रल है, हाँ। करेक्ट। $80 $70 के आसपास आएगा, फुल तेजी है। ओके, तब हमारी इंडिया की प्रॉब्लम्स खत्म है, तब खत्म है। हाँ, मतलब हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम जो रहनी है वो तो रहनी है, बट ग्लोबल मंदी की प्रॉब्लम, फिर हम मंदी पे भी सोचेंगे। एक तरफा इस साल बाजार में कुछ होना नहीं है, एग्जैक्टली ऊपर नीचे सब होगा, लेकिन हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो कच्चे तेल की है वो $70-80 के आसपास पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और जितना जल्दी आए उतना बढ़िया। यही कच्चा तेल नीचे आने में वक्त लगा था तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़, अगर समझो आज स्पीड से आया है, बढ़ने का रिस्क रहता है, लेकिन अगर यही कच्चा तेल $120 से $100 आने में 1 महीना लगा दे तो 1 महीने तक तो आपको महंगा तेल खरीदना है ना। एग्जैक्टली करेक्ट। सो मेरे ख्याल से हमारी बैलेंस शीट बहुत बेहतर होती दिख रही है, और आज के लिए, कल के लिए भी था, आज के लिए भी है, हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चा तेल, सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चा तेल। चलिए, और उस पर आ रही है राहत, ये बहुत बड़ी राहत है, राहत नहीं बहुत बड़ी राहत है, और बहुत अच्छे संकेत है। न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि बाकी कमोडिटीज के दाम जिस तरह से तेजी से घट रहे हैं, इन्फ्लेशन आपको समय से पहले काबू में आ जाएगा, और हो सकता है जितना आरबीआई सोचे, जितना फेड सोचे, उतनी तेजी से ब्याज दरें ना बढ़ानी पड़े, वो एक पॉइंट बन सकता है। लेकिन एक ही दिक्कत जो है दीप, वो ये है कि आजकल इतना फास्ट चीजें बदल रही है ना, दोनों ही तरफ भाव बढ़ेंगे तो निकल के ऐसे बढ़ेंगे जैसे कल मिलेगा नहीं, और घटते तो ऐसे कि मतलब जैसे आज आखिरी दिन है बेचने का, कल से तो बंदी होने वाली है, मतलब खत्म ही हो उस तरीके से काम हो रहा है, बहुत मुश्किल है। मैं कल भी किसी मेटल ट्रेडर से बात कर रहा था, बोले कि प्रॉब्लम ये कि अगर किसी के पास कोई भी स्टॉक रह गया, सपोज कोई इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करके यहाँ लोकल कंपनीज को सप्लाई करता है, आप किसी भी भाव में बेच नहीं सकते जब गिरता है। हाँ, गिर रहा है, मतलब एक तो रोज भाव घटता है, ऊपर से लेने वाला कोई है नहीं, तो आपके लिए डबल मार पड़ रही है। हर रोज भाव नीचे दिखता है और स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, गिरते हुए भाव के साथ अगर किसी का मन करे खरीदारी करने का तो फिर भी ठीक है, चलो कोई खरीद तो रहा है, कोई खरीदना भी नहीं चाहता, सो डिमांड भी गई, प्राइस भी गई। सो ये बड़ी दिक्कत है। हम इक्विटी में रह के हमें वो एक्चुअली दर्द का अंदाजा नहीं होता। जो वाकई में कमोडिटी प्रोड्यूसर या कमोडिटीज में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी तो कितनी तकलीफ होती है। अगर 40-50% आपकी कमोडिटी 3-3 महीने में, 4-4 महीने में सरक जाए, एग्जैक्टली तो कोई छोटी चीज नहीं है, बड़ी दिक्कत वाला। कोई भी एसेट क्लास में आजकल बहुत मुश्किल हो गया है पैसा बनाना, बहुत मुश्किल हो गया है। और जैसे पोजीशन चेंज होती है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। एब्सोल्युटली, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो भी अच्छा है, लेकिन क्या है, किसी के पास स्टॉक ही पड़ा तो क्या स्टॉप लॉस हिट करेंगे आप, तब तो फिर आप तो बहुत मुश्किल वाला काम। पर एक बात बताइए सर, ट्रेंड हमारा चेंज हो गया है, बाजार अच्छे एक्शन में आ गया है, 16,000 के ऊपर या 16,000 पर आपको क्लोजिंग भी मिल गई है। अब क्या यहाँ से एक टेक ऑफ के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं, अगर इतने सारी चीजें आपके फेवर में? देखो, ऊपर की जगह तो खुल गई है, इसमें कोई डाउट नहीं, जो कि 16,300 के आसपास, 16,200 16,300 तक की तो कुल बनती है। उसके बाद 16,450 500 के आसपास की नेक्स्ट लेवल होगा। फिर ऐसे 1 बाय 1 देखेंगे आगे, क्योंकि इस रेंज से आप नीचे आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपने 16,200 16,300 में बिताया था नीचे गिरने के पहले, तो अब वो 16,200 16,300 की रेंज में आकर आपको रुकना है। और उसके पहले जो रेंज थी 16,600 के आसपास की होती थी, जिसके नीचे आप फिसले, तब जाके आप 16,200 300 कर रहे हैं। तो जब घटते वक्त जिस रेंज ने आपको सपोर्ट दिया, अब बढ़ते वही रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से
इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके लिए एक ब्रेकआउट तो हो रहा है। कुछ और चीज़ें जो आपकी अच्छी होती दिख रही है, एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता दिख रहा है। कल भले 300 साढ़े 300 करोड़ की बिकवाली कैश में की, लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने अच्छे खरीदे हैं, इंडेक्स भी खरीदा है, स्टॉक भी खरीदा है। और जुलाई की सीरीज की शुरुआत में हम कह रहे थे 15% एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन रह ही नहीं सकती है। इतना क्या खराब है, मतलब इतना खराब है तो फिर तो दुनिया भर में सभी जगह आप बेच देंगे ना। तो आप देखिए इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग उनकी तरफ से हो ही रही है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है दीप, लेकिन उसके बावजूद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ सावधानी रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो है कि कल बाजारों का रिएक्शन भले नहीं आया हो, लेकिन फेड चेयरमैन ने कोई खास अच्छा बोला नहीं बोला। ठीक है, फेड चेयरमैन के आप बयानों को देखेंगे, मिनट्स को, तो उसमें दो चीज़ें बहुत काम की है। एक, उन्होंने जुलाई की मीटिंग में आधा से 0.5% ब्याज दरें बढ़ाने की बात की है। तो अब इस बात की पूरी संभावना बन रही है जिस तरह का इन्फ्लेशन हो सकता है वो 0.5% पे ही सेटल कर ले कि इस बार पौन नहीं बढ़ाते। वो हो सकता है, लेकिन पौन भी बढ़ाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये बहुत साफ है कि हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 2% का है, था और रहेगा। और उसके लिए रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है, यानी कि हमें कोई ग्रोथ पर इस वक्त कोई ज़्यादा फोकस हमारा है नहीं। ग्रोथ घटेगी तो घटने दो, कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए। सो आई थिंक कोई और दिन होता, बाजार का मूड अलग होता, तो फेड चेयरमैन के बयानों को आप उल्टा भी पढ़ सकते थे। सो वो चीज़ आपको दूसरी चीज़ है कि कमोडिटीज जिस तरह से तेजी से घटी है, क्रूड जिस तरह से तेजी से घटा है, आप इसे मंदी मानकर वो भी कर सकते हैं। अगर अमेरिका में रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो रिजर्व्स इसीलिए बढ़ रहे हैं कि कंजम्पशन कम हुआ है जी। अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड कम है, मंदी के आसार हैं। सो बट वही वाली बात है कि उस दिन बाजार का मूड क्या है। हर चीज़ के दो पहलू है। करेक्ट सर। आप अच्छे पहलू के हिसाब से सोचें तो आप तेजी कर लेंगे, आप खराब सोचें तो मंदी कर लेंगे। यही कुछ दिन पहले होता तो शायद बाजार नेगेटिव भी रिएक्ट, और हो सकता है 2 दिन बाद वापस हम वो सोचने लगे। तो ये तो बाजार की पोजीशनिंग क्या है, बाजार किस लेवल पर बैठा है, उस हिसाब से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ है, ये तो अमेरिका की बात है। अब आइए हमारे यहाँ की बात। सब कुछ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। 15,800 के ऊपर ब्रेकआउट भी हो गया, 850 के ऊपर निफ्टी ने पहले ही बैंक निफ्टी ने पहले ही दे दिया था, निफ्टी ने भी दे दिया। बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, कच्चा तेल कम, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे यहाँ भी सावधानी रखने की बात है। स्पेशली एक चीज़ जो है वो ये कि अब आपके मार्केट वो हल्के नहीं रहे जो 3 दिन पहले थे। आप पुट कॉल रेशियो देखिए दीपा, आज के सेशन 1.27 निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो ओवरबॉट ही हो चुका है 1.38 हो गया आजकल। 1.38 पर ओवरबॉट हो जाता है, अब तो हो जाता है। हाँ, बैंक निफ्टी तो 1.38 पे ओवर, निफ्टी भी अब आपका हल्का नहीं रहा जो जनरली आपका होता है। सो पॉइंट ये है कि इसको देखते हुए आपके ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। सो अब हो सकता है बाजार नीचे 15,800 को आसानी से न तोड़े, 15,800 के आसपास सपोर्ट लेगा और ऊपर 16,200 16,300 पे रुकेगा। तो ये 400-500 पॉइंट की अब नई रेंज बन जाएगी जिसमें हम टाइम पास करेंगे। करेक्ट, जो हम 15,500 से 15,900 की रेंज में जो हम टाइम पास कर रहे थे जी। अब इस रेंज को हम 15,800 से 16,300 ले जाएंगे। समझ गया। ये ब्रॉडली मानकर चले, एग्जैक्ट लेवल से 1-2 दिन में बन जाएंगे, जैसे जैसे कहाँ रुकता है, कहाँ ऊपर रुकता है। बट अब रेंज आपके ऊपर शिफ्ट हो गई, ट्रेंड आपका नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है साथ साथ में कि आप हल्के नहीं। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक्सटर्नल, वो इकोनॉमी वाले नहीं बात करो, मार्केट के ट्रिगर्स के हिसाब से वो एफआईएस का फिगर। अब एफआईएस की सस्टेन बाइंग आती है या नहीं आती है। अगर आ गई तो आप 16,300 पार करके फिर आगे और ऊपर बढ़ेंगे, नहीं आती है तो आप 15,800 16,300 की रेंज में। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी तो आप बहुत गिर जाएंगे। अब 15,800 के आसपास आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लेंगे, ये आपके लिए रेंज हो जाएगी थोड़े दिनों के लिए, और यहाँ से फिर हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। ये ठीक है, चलिए सर, इन फैक्टर्स पर बात भी करनी है, एफआईएस पर भी करेंगे बातचीत। उससे पहले फिर आज के संकेत समझते हैं सर। आज के संकेत, ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव हैं ही दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईएस के संकेत आपके लिए पॉजिटिव साइड पर ही हैं। आपको लग रहा होगा 330 करोड़ की नेगेटिव फिगर आई, लेकिन आप वायदा कारोबार में देखिए 1738 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, एग्जैक्टली 1500 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे, बढ़िया खरीदारी है। कुल मिलाकर आप देखें तो एफआईएस के नंबर इस लिहाज से बहुत ही बढ़िया है और आज फिर से पॉजिटिव है। घरेलू फंड ने एक दिन के पोज के बाद आज 1465 करोड़ की खरीदारी की है, यहाँ भी अच्छी खरीदारी होती दिखी है। वायदा कारोबार के संकेत कोशिश है, नेगेटिव से कोशिश समझ लीजिए। आज का एक ही जो संकेत है जिसे आप एक तरह से नेगेटिव मान सकते हैं और वो एफएनओ है। पोजिशन हल्की नहीं और वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा डर है कि एक बार ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ट्रेंड आपका नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया है।
नहीं चलिए, अब $100 की क्रूड पे पॉजिटिव नहीं करेंगे तो कब करें? और 70-80 हो गया तब तो आप सोचिए मत, अरे फिर तो आग ही लगने वाली बाजार में, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ। और एक और चीज़, हाँ दीप, अच्छे ध्यान है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के चलने का टाइम आ रहा है। एक आध दिन में शायद कंफर्मेशन आ जाएगी मुझे स्क्रीन देखकर, तो मैं आपको बोलूँगा, बट अब वहाँ पर टाइम आ रहा है, अब थोड़ा वहाँ अब समय आ रहा है वहाँ। इंडेक्स पर हुआ, फिर स्टॉक्स हुआ, अब मिड कैप्स हाँ, में इंडेक्स लार्ज कैप्स, अब मिड कैप्स का टाइम आ रहा है। एक आध दिन में तैयारी रखिए, मेरी नज़र है, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। डन सर। तो चलिए, अच्छे संकेत हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होगा, पर बड़े लेवल्स आज के लिए क्या रहेंगे? 15,850, 15,925 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाली ये है नहीं। नीचे वाली रेंज खाली नाम के लिए, ध्यान के लिए रख लीजिए, 15,725, 15,800। ऊपर में 16,075, 16,125, इस रेंज में हम खुलकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। 16,175, 16,240 ऊपरी रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आती हुई दिख सकती है। 16,265, 16,300 तक के लेवल्स निकल कर आते हैं ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 33,950, 34,150 अब आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, नोट करके रख लें खाली। 33,750, 33,875 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। 34,475, 34,650 इस रेंज में आप खुलेंगे, खुलकर देखते हैं क्या कुछ होता है। 750, 950, 34,000 मतलब 35,000 तक का रास्ता खुल रहा है बैंक निफ्टी के लिए, ये ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज होगी आपके लिए। अब नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपके लिए निफ्टी पर। 16,000 के आसपास आप बंद हुए, पहला सपोर्ट 15,925 के आसपास है, मैंने बहुत एग्जैक्ट लेवल निकाल कर देने की कोशिश की है। 15,925, 15,890, 15,860, ठीक है। उसके बाद है 15,810, बीच में एक 835 और होता है, चाहे तो आप नोट डाल दीजिए। 15,835, 15,810, 15,775 और 15,750 ये सारे लेवल्स है निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर। ऊपर आप 16,000 से गिनिए तो आपके लिए जो लेवल्स बनकर आएंगे, पहला है 16,025, 16,075, दोनों के ऊपर ही आप खुलेंगे। तीसरा लेवल निकल कर आता है 16,125, 16,175, ये रेंज अचीवेबल दिखती है आज के लिए। इसके ऊपर देखेंगे पहुंचते या नहीं पहुंचते, जो होगा 16,200, 240 और 16,265 तक के लेवल आपके लिए निफ्टी में नजर आते हैं। एक चीज़ कहना चाहता हूँ दीप, अगर 16,240, 16,265 की रेंज में आज पहुंचता है निफ्टी, वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना। हाँ, और वहाँ एग्रेसिव ट्रेडर से शॉर्ट भी करें, वो लेवल बहुत बढ़िया है। और ये है 25 पॉइंट की रेंज, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है और बड़ी इसीलिए प्रिसाइजली निकाली है मैंने। तो यहाँ पे पक्के तौर पर आपको लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी करना चाहिए, बिल्कुल अगर आता है तो। बिल्कुल डरिए मत, वहाँ कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी 34,300 के थोड़ा सा ऊपर आप बंद हुए 325 पर। इमीडिएटली 34,275, 34,150 दो छोटे सपोर्ट लेवल है। 33,950, 33,875 मीडियम सपोर्ट लेवल है। 33,825 और 33,750 तक के फाइनल लेवल्स, इसके नीचे की मंदी दिखती नहीं है। ऊपर की तरफ थोड़े बड़े बड़े दूर के लेवल है, जैसा मैंने कल भी बोला, लेकिन दूर के लेवल काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, भले ही दूर के लेकिन काम कर रहे हैं। कल 33,350 वापस से आपका काम करता हुआ दिखा है, सॉरी 34,350। अब आज के लिए ऊपर के जो लेवल हैं आपके लिए 34,475, 34,650, ये दो छोटे लेवल है, हायर लेवल से ले लीजिए अब वो सपोर्ट की बजाय। 34,475, 34,650, 34,750, 34,825 मीडियम लेवल है। 34,950 और 35,000 तक के लेवल। अभी आज मैंने 35,000 के ऊपर के नहीं दिए, वैसे मैंने नोट कर लिए 36,000 तक के, लेकिन मैंने कहा आज अगर जरूरत लेवल तैयार है, 36,000 तक के नोट करके रखे हैं, कभी भी जरूरत पड़ जाए हैंडी रहने चाहिए। आइए, अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं ऊपर के और ये नीचे के लेवल देता हूँ तो ये ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये टारगेट अचीव हो गया कि मैं बोल रहा हूँ निफ्टी का। ये लेवल्स वो हैं जो आपको ध्यान में रखने, आपको प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से, कि एक लेवल पहुंच गया तो अब नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है, ये गिरा तो कहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिहाज से, और ये सारे के सारे लेवल सपोर्ट लेवल्स हैं। बिल्कुल सर। और भी डेटा समझाएं। पीसीआर तो बढ़कर आ गया, एफआईएस की पोजीशन क्या कह रही है? 16% से 23% आना ही था, लेकिन ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं कि मतलब बहुत एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन ऐसी हो जो अलार्म मिला। हमने तो 82% भी देखी है। हाँ, तो 15-16% पे से 25% हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा सा हायर साइड पर, आज गैप से खुलने के बाद और ऊपर होगा, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आपको खरीदने के लिए डिप का इंतजार करना है अगर आपने नहीं खरीदा है तो। बाकी इंडिया विक्स घटा है 2-2.5%, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सर। अब बताएं सर, फिर अगर मौजूदा पोजीशन है, क्योंकि कल अच्छी तेजी हो गई, आज भी बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं, तो मौजूदा पोजीशन वाले क्या करें? 15,800 आपका स्टॉप लॉस होगा। 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा लें। कल का लो 15,800 है, 15,800 ही अब आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज़्यादा आपको सेफ रखना है तो 15,750 लगा लो, अदरवाइज
15,800। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 34,000 है और क्लोजिंग बेसिस पर 33,800। आपको डीप स्टॉप लॉस रखना है, आप 33,800 का भी रख सकते हैं बैंक निफ्टी पर। अदरवाइज 34,000 इंट्राडे, 33,800 क्लोजिंग। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन पर 16,025 जो परसों का हाई था वो पार करने के बाद और उसके ऊपर बंद होता है तो आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। तो इंट्राडे वालों को तो ट्रिगर हो ही जाएगा सुबह से वो खुलते। क्लोजिंग 16,025 के ऊपर मिलती है तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिए, काट लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पर। और कल क्लोजिंग बेसिस पर 15,850 का स्टॉप लॉस था, आपने डिसिप्लिन के तौर पे काट लिया तो ठीक है, नहीं तो 135 पॉइंट ऊपर है। फिर क्या कर सकते हैं? यही डिसिप्लिन है। अब आपको अमेरिकी फेड के मिनट्स के बाद किसी भी तरफ बढ़ा जा सकता है, वो रिस्क रहती है। और बैंक निफ्टी पर 34,500 है। तो वैसे तो कल हमने क्लोजिंग में बोल ही दिया था जब हमने बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की राय भी दी थी, तो पहला टारगेट हासिल भी हुआ। लेकिन या तो आप पुट में कन्वर्ट कर लीजिए या एग्जिट कर लीजिए क्योंकि रिस्क है। तो अगर नहीं है तो अब 34,500 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट हैं तो, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अंडरस्टूड सर। नई पोजीशंस पर खरीदे निफ्टी 15,800 का स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर का है। बाद में हम इसको ऊपर खींच कर लेके आएंगे और 15,900 कर देंगे। और चूंकि अब 100-125 पॉइंट गैप से खुल रहा चाहे तो अभी भी 15,900 कर सकते हैं। निफ्टी के स्टॉप लॉस को आप 15,900 कर दीजिए, यहाँ पर 15,900 स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो आपको बनेगा 16,025, 16,075 दो छोटे टारगेट हैं, उसके तो पार ही खुलेंगे। 16,125, 16,175 दो मीडियम टारगेट, 16,200, 16,240 और एक टारगेट और ऐड कर दें 16,265 तक का। एक और टारगेट लगा लीजिए 16,265 लास्ट टारगेट है आपके लिए। ठीक है। अब आइए बेचने की राय। बेचना तो है निफ्टी 16,175 के आसपास से मन बनाएं बेचने का। 16,240, 265 तक बेचें आप इसको, टुकड़ों में बेचिए। 175 पे एक होगा, 200, 240 पे एक आध बेच सकते हैं, 265 तक और बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, 16,350 वही लगाना है। इतना दूर 300 तक का जगह बनता है, इसलिए मैं 350 का दे रहा हूँ ताकि आपका ट्रिगर ना हो। हाँ, बेसिकली 16,175 से 16,300 ये 125 पॉइंट की रेंज शॉर्ट करने की रेंज है। समझ गया, है ना। अब इसमें आपको 175 पे बेचने देना, 300 पे बेचना, ये उस वक्त का मूड माहौल देखकर आप डिसाइड करेंगे। बाकी संकेत क्या करेक्ट है ना। तो ये हिसाब से आपको बेचना है। स्टॉप लॉस 350 का है। टारगेट जो बनेगा 16,125, 16,075 और 16,025 तीन छोटे टारगेट है। 15,975, 15,925 मीडियम टारगेट है। 15,890, 15,860 फाइनल टारगेट। बस इतने काफी है। ठीक। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदने की राय। 34,000 का स्टॉप लॉस है, अभी थोड़ा दूर का है, बाद में इसको 34,150 कर देंगे। हो सकता है फिर हम 34,275 भी करें, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को बढ़ाएंगे। फिलहाल 34,000 रखिए। 34,475, 34,650 दो छोटे टारगेट, 34,750, 34,825 मीडियम टारगेट, 34,950, 35,000 फाइनल टारगेट, जहाँ के लिए आपको करनी है खरीदारी। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है। वैसे 34,650 से आप हाई रेंज में जाते हैं, लेकिन बेचने की जल्दबाजी हड़बड़ी करनी नहीं है। उसका रीजन है कि रोज बैंक निफ्टी आपको ऊपर का लेवल देता है बेचने के लिए। 34,650 पे खाली सोचना है कि बेचूं या ना बेचूं। जितना 825 के नजदीक बेचेंगे उतना सेफ है। 750 और 825 पे बेचिए। स्टॉप लॉस दूर का है यहाँ भी 35,000 का। अब इस तरह के मार्केट में आपको दूर के स्टॉप लॉस के साथ ही बेचना है, नहीं तो मत बेचिए। अगर आपके पास वो रिस्क लेने की ताकत नहीं तो मत बेचिए। बेचना है तो स्टॉप लॉस आपको डीप रखना पड़ेगा, और स्पेशली मंथली वीकली एक्सपायरी भी आज। इसलिए आपको थोड़े से स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखने। आज स्टॉप लॉसेस में ज्यादा बदलाव करने की कोशिश ना करें। अच्छा, 5-25 पॉइंट अपना डिसीजन ले सकते हैं आप, लेकिन आप बड़ा बदलाव करने की मत सोचेगा। स्टॉप लॉस दूर के जानबूझ के दिए ताकि आप एक प्रॉपर ट्रेड, और अगर वो आपके ट्रेड रिस्क एपेटाइट में ट्रेड फिट नहीं होता तो छोड़ दीजिए। 35,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 34,500, 34,400 दो छोटे टारगेट, 34,325, 34,275 मीडियम टारगेट, 34,150 और 34,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिग वन। तो आज सेल दोनों में सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, हाँ, ये ध्यान से रखना है। ठीक है सर। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आपको बेचना नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये है कि आपके रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। ट्रेंड के विपरीत कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2। और आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है, पॉइंट नंबर 3। वो मिले तब। हाँ, स्टॉप लॉस के साथ भेजना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप ऐसे रेंज के हिसाब से तो आप चांस ले सकते हैं कि थोड़ा स्टॉप लॉस आगे पीछे कर लूँ, थोड़ी देख लूँ। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर के केस में, क्योंकि क्या वो लेवल्स ऐसे होते हैं जिनको पार करने पर अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया तो आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। इसलिए आपको एग्रेसिव ट्रेडर्स जब मैं कहता हूँ तो, ताकि ऑलरेडी आपको एक हाई अलर्ट मिल जाए रिस्क के लिहाज से। अंडरस्टूड सर। ठीक है,
चलिए, ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप, पूरी स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। आइए, अच्छा, बाय द वे, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स रह गए सर। आज तो एक्सपायरी भी है। अरे हाँ, ये तो डेटा तो समझिए, बाकी वायदा कारोबार के डेटा। 16,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो यही है। 16,000 के कॉल पर 73 लाख शेयर है, उसके ऊपर खुलेंगे। 16,050 पे 40 लाख शेयर, 16,100 पे 57 लाख शेयर है। तो बेसिकली दीप ये कि 16,100 के पार टिकने के बाद करीबन 2 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर्स आपके रिस्क पर आ जाएंगे। 2 करोड़ 2 करोड़। तो मेन चीज तो ये 16,100 पे खुलने के बाद 16,000 का जो कॉल राइटर है 73 लाख शेयर, वो तो आ ही गया। 15,900 15,800 पे भी छोटी छोटी तो है ही, 20-25 लाख की। हाँ, 20-25 लाख तो ही है। आजकल 20 लाख तो छोटा ही हो जाता है। हम तो 75 लाख और 1 करोड़ के जमाने में आ गए। तो मेरे ख्याल से अगली बड़ी रुकावट जो बनेगी वो 16,200 के आसपास बनेगी, जहाँ 84 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में, कॉल्स में, और वही हाईएस्ट है। सो 16,100 16,200 की रेंज में हो सकता है टाइम पास करे, शॉर्ट कवरिंग कराए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। इसलिए अब गैप से खुलने के बाद आज पूरी संभावना ये बनेगी कि आप 16,000 को तोड़े ही ना, 16,000 के ऊपर टिके ही रहे। हाँ, टिके ही रहे, इसकी पूरी संभावना बनेगी। बड़ा सपोर्ट आपके लिए 15,800 पर है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आज उसकी वैल्यू नहीं है। गैप से खुलने के बाद 16,000 16,200 ये रेंज होनी चाहिए वायदा कारोबार के लिहाज से। बैंक निफ्टी 34,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पुट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए वो आपको स्टॉप लॉस भी दिया है। 34,500 हल्की फुल्की रुकावट है, 22 लाख शेयर है। 34,500 के ऊपर ही आप खुलेंगे और टिकेंगे तो आपको ये 34,700 पहले और उसके बाद 35,000 तक ले जा सकता है। तब आपके लिए गैप से खुलने के बाद 34,500 35,000 रेंज हो जाएगी। 34,400 34,500 बाइंग जोन हो जाएगा, 34,900 35,000 सेल जोन हो जाएगा। ये आपके लिए साफ डेटा दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा। मेन चीज ये कि दीप आज वीकली एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी से ज्यादा मुझे निफ्टी में कंफर्ट है शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। यहाँ पर अब मूव है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट है, निफ्टी अभी भी उतना ओवरबॉट नहीं है। दूसरी बात है कि निफ्टी में 16,100 के ऊपर आपके पास 2 करोड़ शेयरों का कंफर्ट है शॉर्ट है, वो बहुत वो गिरने नहीं देगा। वो गिरने नहीं देगा। तो 16,000 आपका बेस बन जाएगा। अंडरस्टूड सर, क्लियर है। चलिए, तो इंटरेस्टिंग एक्शन होना चाहिए। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, देखते हैं बाजार अच्छे संकेत तो दे ही रहे हैं शुरुआत के लिए। आइए जान लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें, ब्रोकरेजेस भी साथ है हमारे वरुण, अरमान और आशीष। वरुण, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज की। गुड मॉर्निंग दीप। तो आज से Q1 के नतीजों का आगाज़ हो जाएगा। GM बेवरेज जो है अपने नतीजे घोषित करेगा, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा टोरेंट फार्मा जो एक्स डेट है बोनस इशू की, वो तो कल है, लेकिन प्राइस एडजस्टमेंट आपको आज FNO में देखने मिलेगा, तो इसके चलते इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। एक्स डेट है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, फाइनल डिविडेंड 2.5 रुपये, L&T टेक 15 रुपये का डिविडेंड, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा डिविडेंड 90 रुपये का है, जिसमें 30 रुपये का डिविडेंड और 60 रुपये का स्पेशल डिविडेंड था। और मिंडा इंडस्ट्रीज बोनस इशू 1:1 की आज एक्स डेट है। खबरों में टाइटन आज सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी की जो बिक्री है उसमें करीब 205% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और ज्वेलरी डिवीजन में 207% की बढ़ोतरी हुई है। वॉचेस वेरेबल की बिक्री जो है 158% बढ़ी है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं काउंटर रडार पर रहेगा। हालांकि पिछले साल बेस जो था वो काफ़ी लो था और उसके चलते इस तरह की ग्रोथ जो है आपको देखने मिली है साल दर साल। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी ने अपडेट दिया है क्वार्टरली, उसमें प्रोविजनल ग्रॉस एडवांसेस जो है उसमें करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। डिसबर्समेंट जो है 156% बढ़े हैं। हालांकि कासा रेशियो थोड़ा गिरा है, 52% से घटकर 51.74% क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। और आखिरी में फिनिक्स मिल्स, यहाँ पे जो ऑपरेशनल रिटेल पोर्टफोलियो है उसके बारे में कंपनी ने बताया है कि कुल कंजम्पशन जो है उसमें 121% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। कलेक्शंस जो है रिटेल में उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इस काउंटर को भी अपने रडार पर रखना चाहिए। तो फिनिक्स मिल, इक्विटास और टाइटन क्वार्टरली अपडेट के चलते होंगे रडार पर। बिल्कुल, तो फिनिक्स मिल्स, इक्विटास, टाइटन यहाँ पर रखिए नजर। कुछ और अपडेट्स भी आए हैं, वहां पर भी रखनी है नजर। अरमान, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें आज? सबसे पहले शोभा लिमिटेड, वहाँ पर भी आपको ऑपरेशनल अपडेट आते हुए दिखा है, जिसमें जो कुल सेल्स की जो वैल्यू है वो लगभग 68% बढ़कर आती हुई दिखी है YOY आधार पर। और अगर एवरेज प्राइस रियलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 11% की बढ़ोतरी देखी गई है। HDFC बैंक, जिन्होंने MCLR की जो दरें हैं वो लगभग 0.20% से बढ़ा दी हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जो श्रीराम सिटी के साथ उनके मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है और ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने इनको मर्जर के लिए मंजूरी दे दी है। गुजरात एल्कलीज पर ध्यान रखिएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन केमिकल को लेकर उन्होंने NTPC यूनिट के साथ एक करार कर लिया है।
टीटागढ़ वैगन्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने जो लगभग 2.15% हिस्सेदारी घटाई है और घटने के बाद अब उनकी हिस्सेदारी लगभग 7% पर हो गई है और ये 4 जुलाई को ओपन मार्केट में उन्होंने बेचा है। और अंत में डीप इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ONGC जो इनको एक अच्छा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और वो कुल ऑर्डर का वैल्यू है लगभग 150 करोड़ का। और अहमदाबाद असेट के लिए 2 चार्टर हायरिंग और 1000 HP मोबाइल ड्रिलिंग रिंग 3 साल के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें आज के लिए। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। क्वार्टरली अपडेट्स के साथ टॉप रिपोर्ट्स की शुरुआत कर लेते हैं। टाइटन पर देखिए मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो इन्होंने 2750 से बढ़ाकर 2800 कर दिया है। 2014 की क्लोजिंग यानी काफी ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। HSBC ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, 3000 से बढ़ाकर 3150 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने साथ में कमेंट्री भी दी है, ये मान रहे हैं कि काफी बढ़िया ट्रेंड्स Q1 के देखने को मिल रहे हैं। ज्वेलरी सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईवेयर का भी प्रदर्शन बढ़िया रहा है, इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2621 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी ने भी खरीदारी की राय दी, 2890 रुपए का लक्ष्य दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज हाउस का फोकस लगातार यहाँ पर बना हुआ है। JP मॉर्गन ने जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2412 की क्लोजिंग है, 3170 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि Q1 का जो प्रदर्शन है वो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है। हालांकि जो सरकार ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है इसका एक इम्पैक्ट आगे जाकर देखना होगा। डाबर यहाँ पर भी देखिए अपडेट्स के बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 610 के लक्ष्य के लिए 543 की क्लोजिंग है। सिटी ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 615 का लक्ष्य दिया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है वो 890 रुपए का दिया और कल की क्लोजिंग आप देखें तो 880 के करीब की है। इनकी कमेंट्री थोड़ी सी मिली जुली है, ये मान रहे हैं कि जो मार्जिन है यहाँ पर अर्निंग्स में आपको मार्जिन पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और जो पाम ऑयल में गिरावट आई है इसका जो फायदा है थोड़ा सा बेनिफिट लैग के साथ पास ऑन होगा, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। स्टार हेल्थ केयर यहाँ पर देखिए अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की तरफ से, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, करीब 476 की क्लोजिंग है, 600 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ग्रोथ के लिहाज से इंडस्ट्री से बेहतर देखने को मिल सकती है। 22% CAGR का अनुमान लगाकर चल रहे हैं और मान रहे हैं कि यहाँ पर जो रेशियोज है इसमें भी एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्री कोविड के बाद जो क्लेम्स रेशियो है इसमें भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके चलते भरोसा बना हुआ है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। ओके, तो ढेरों रिपोर्ट्स हैं और कुछ बड़ी कवरेजेस भी हुई हैं। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष, ये भी बताएं। दीपांशु, नायका यहाँ पर फोकस रखेगा। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो है डाउनग्रेड आया, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हो। लक्ष्य भी इन्होंने काटा और काफी ज्यादा काटा है, 1730 से सीधा घटाकर 1490 कर दिया है। 1402 की जो है कल की क्लोजिंग है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी 2 दिन से लगातार रिपोर्ट्स आनी है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 5917 की क्लोजिंग है, 7000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा मैक्वारी ने भी देखे तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4500 रुपए का लक्ष्य दिया है। ICICI लोम्बार्ड इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 1232 की क्लोजिंग है, 1400 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि यहाँ पर आगे जाके बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अंत में कॉन्कॉर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 650 की क्लोजिंग है, 850 का उन्होंने लक्ष्य दिया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी है। नए ज़माने के स्टॉक्स में नायका पर डाउनग्रेड है और स्टार पर कवरेज शुरू किया है बाय रिपोर्ट्स के साथ। नायका की कुछ नए बिजनेस एरिया में भी जा रहा है, मेंस इनरवेयर में भी जा रहा है। पता नहीं, शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत पसंद करेंगे। नहीं आया जो अपनी कोर कंप्लीटली डिफरेंट है, मतलब अब कहाँ कॉस्मेटिक्स और कहाँ फिर मेंस उसमें जा रहे हो। वही मुझे लगता है वही चीज़ पसंद नहीं आई है गोल्डमैन को। लेट्स सी क्या होता है। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स हैं तैयार और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी इंटरप्राइजेज में खरीदारी की राय है 2230, 2230 का स्टॉप लॉस है, 2350 का टारगेट है। अदानी इंटरप्राइजेज में खरीदारी की राय है। ओके, अदानी एंटरप्राइजेज ये है वो स्टॉक्स जहां पर करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर।
अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। मेरी राय है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इस पे बाय करने की। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 185.50 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 197 199 के इनिशियल आज कल के लिए टारगेट्स पर मुझे लगता है कि 213 215 के इवेंचुअल टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली ये स्टॉक रखने लायक देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे। ओके, तो ये राय आपके लिए किरण जी की तरफ से M&M फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। कल एक बड़े ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पर अपग्रेड भी आया था, टारगेट भी उन्होंने मजबूत दी है। सेठी साहब भी बड़े दिनों बाद हमारे साथ कार्यक्रम में फिर से हो रहे हैं शामिल, हालांकि फैमिली फंक्शंस में, लेकिन फिर भी समय निकाला। सेठी साहब धन्यवाद उसके लिए, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो अनिल जी आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक वही है जो आज सुर्खियों में रहना चाहिए। स्टॉक का नाम है टाइटन, जो कि कल 2013 के लेवल पे बंद हुआ है। कल जो इस कंपनी का अपडेट आया, बेहद ही दमदार अपडेट है इस तरह के एनवायरनमेंट पे। मुझे लगता है उसका असर आज इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये स्टॉक अपने जो हाईज है 2800 के करीब के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा पिटा हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज बिल्कुल अगर इन लेवल्स पे मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मेरा आज का इमीडिएट टारगेट है 2060 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 1990 रुपए। ओके, 1990 के स्टॉप लॉस के साथ 2060 के टारगेट के लिए करें खरीदारी टाइटन में। सेठी साहब, इसके अलावा और कोई स्टॉक्स हैं रडार पर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक्स है जो F&O स्पेस से आज दे रहा हूँ। बाजार भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिस तरह से SGX निफ्टी भी दिखा रहा है। मुझे लगता है अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए आज। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा पेंट स्टॉक, एशियन पेंट्स। कल हमने देखा क्रूड में वापस से बहुत अच्छी गिरावट आई है, 100 के नीचे क्रूड आ गया है और अब क्रूड लगता है और नीचे जाता रहेगा, तो उसका बड़ा फायदा पूरे पेंट सेक्टर को होना है। तो एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की सलाह। और इसी तर्ज पे मैंने कल दोपहर के शो में सिरका पेंट्स को भी रिकमेंड किया, वो स्टॉक भी आज अच्छा करना चाहिए। एशियन पेंट्स 2861 पे कल बंद हुआ, 2925 का टारगेट, 2840 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है ICICI बैंक। बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है और विद इन बैंक्स मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्रेफर्ड बेट शुड बी ICICI बैंक। और कल जो ये हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लॉन्च हुआ है जो PTC ने किया है, उसमें PTC के अलावा BSE और ICICI बैंक भी उसके प्रोमोटर है। तो मुझे लगता है उस खबर का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट ICICI बैंक पे देखा जाना चाहिए। 740 का टारगेट है, 720 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। ऑटो स्टॉक्स फ्लेवर में है और यहाँ पे इस स्टॉक ने कंपैरेटिवली कम चला है, बट जिस तरह के स्टेटमेंट्स और ऑप्टिमिज्म जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन नारायण चंद्रशेखरन जी ने 2-3 दिन में दिया है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है, मतलब आज के टारगेट 425 रुपए के, 410 का स्टॉप लॉस, करंट लेवल से 416 के। और फाइनली एक पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है पूरा बैंकिंग स्पेस ही अच्छा करना चाहिए और वहां से आज मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को पिक किया है। 99.45 पे क्लोज हुआ, 105 का टारगेट और 97 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 4 स्टॉक्स, एशियन पेंट्स, ICICI बैंक और साथ ही साथ आपके लिए टाटा मोटर्स और BOB। ये चारों स्टॉक हैं पसंद सेठी साहब को खरीदारी करने के लिए आज से। लेकिन पिक ऑफ द डे तो आज है टाइटन। आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और इस पर खरीदारी की राय मैंने और राकेश जी ने कल भी दी थी। स्टॉक का नाम है आयशर मोटर्स, जिसमें हमने जबरदस्त तेजी कल आते हुए देखी और मुझे लगता है अनिल जी कि आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी और ये स्टॉक जो है आने वाले समय में आउट परफॉर्मर साबित होगा। काफी अरसे बाद आयशर मोटर्स में इस तरह के ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 2850 पर 2850 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर गिरावट में इसको बाय करें। पहला टारगेट होगा 2975 का। इवेंचुअली ये स्टॉक 3050 तक जाना चाहिए, तो 3050 का टारगेट होगा। आयशर मोटर्स पर खरीदारी कराएं। ओके, तो आयशर मोटर्स पर है खरीदारी की राय कुणाल जी की तरफ से। नजर रखते हैं ये काउंटर भी आज ट्रेड में कैसे बिहेव करता है। 2975 3050। कल ऑटो काउंटर्स में बढ़िया मूव आपको बनती हुई दिख रही थी। इनफैक्ट एक बार जरा नजर डालते हैं टाइटन के चार्ट पर भी। सेठी साहब को तो ट्रेड के लिए पसंद आ रहा है और अपडेट्स भी बढ़िया हैं। किरण जी, एक बार जरा चार्ट्स पर राय दें। 2000 के ऊपर कल क्लोज हुआ, बीच में इसमें काफी सेलिंग आई थी, अब थोड़ा संभला हुआ है और ऑफकोर्स आज तो अपडेट्स के दम पर भी एक्शन में दिख सकता है। क्या राय बनेगी टाइटन पर? दीप, 1920 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन के नजर आ रहा है। इसके नीचे की क्लोजिंग कभी नहीं मिली और इसके नीचे अगर जाता है तो वापस एक बार अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 1920 पोजिशनली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस स्टॉक पे। पहला जो लक्ष्य रहेगा जो 2080 का रहेगा, पर इधर रिव्यू लेना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक 2200 के आसपास के टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए।
तो ये है आपके लिए टाइटन, जहां पर आपको रखनी है नज़र। देखते हैं आज ट्रेड में कैसा ये काउंटर बिहेव भी करता है। अपडेट्स भी अच्छे हैं और कल बड़ी तेजी के साथ भी बंद हुआ था। अपडेट्स आए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से भी। बंसल जी जरा इसका चार्ट देखें, यहाँ पर एडवांसेस 22% बढ़कर आए हैं, कासा रेशो भी अच्छा है, डिसबर्समेंट्स में बढ़त देखी है इन्होंने। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दिपांशु, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का टेक्निकल चार्ट देखें तो स्टॉक गिरा हुआ है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और नीचे में लेवल्स वाइज देखें तो 38 रुपए 38 रुपीज एक सपोर्ट है और ऊपर में 40 रुपीज एक रेजिस्टेंस है। 40 के ऊपर जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज है तो निकलेगा और एक अपमूव देखने को मिलेगा। तो इस अपमूव में 40 रुपीज के ऊपर निकलने पर एक सवा रुपए के लिए कोई शॉर्ट टर्म मूव खेलना चाहे तो ट्रेडिंग की नजर से बाय करना चाहिए। बट अगर इस अपमूव में दीपांशु 42 एंड हाफ के लेवल्स मिल जाएं तो वो एकदम बेहतरीन लेवल्स होंगे। स्टॉक सेल राउंड रैली वाला स्टॉक है, उछाल में 42 के अराउंड निकलने की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। आज एक्शन में भी ये काउंटर आपको आते हुए दिख सकता है। फिनिक्स मिल्स ये भी एक्शन में रहेगा। अपडेट्स तो इनकी तरफ से भी आए हैं, देखते हैं चार्ट्स पर ये काउंटर कैसे बिहेव करता है। आज रियल एस्टेट एक्चुअली फिनिक्स शोभा दोनों ही आपको एक्शन में दिखने वाले हैं, तो दोनों पर ही नजर डालनी पड़ेगी आज के ट्रेड के लिहाज से। सिटी साहब कवर करते हैं फिनिक्स मिल्स शोभा दोनों की तरफ से अपडेट्स आते हुए दिखे हैं सर। फिनिक्स में हमने देखा अच्छे अपडेट्स आए हैं, शोभा के तो खैर बढ़िया अपडेट्स आए थे, इनके प्रीसेल से भी पता लग ही रहा था। क्या राय रखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, शोभा जो स्टॉक है रियल एस्टेट सेक्टर में से, कई बार इस स्टॉक को भी मैंने रेकमेंड किया है। एक बहुत ही दमदार कंपनी और जो अपडेट्स आए हैं अपडेट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। आज पूरा ये स्टॉक तो अच्छा करेगा ही, साथ में फिनिक्स मिल्स भी डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए जिस तरह के अपडेट्स इस कंपनी ने दिए। बट मुझे लगता है पूरे ही रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा एक रुझान रहना चाहिए। वहां से डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी है, ये दोनों भी अच्छे लगते हैं एफ&ओ स्पेस से। और कैश मार्केट से मुझे लगता है कोल्टे पाटिल शुड बी लुक्ड एट, वो भी एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और वहां पे खरीदारी करने की सलाह। तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट काउंटर्स जहां पर रखनी है नजर। शोभा का एक चार्ट पर भी चेक लिया जाए कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, शोभा का चार्ट कैसा लगता है सर? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक में एक बड़ा भारी करेक्शन आया। स्टॉक ने एक बहुत अच्छा हाई लगाया था 1000 रुपए के आसपास और वहां से हमने देखा कि सीधा स्टॉक नीचे आया, लगभग 40% का करेक्शन हुआ और इन स्तरों के आसपास अब एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पुलबैक के लिए पूरी तरह तैयार है और पुलबैक में हो सकता है कि आपको 700 रुपए के लेवल्स दोबारा लौटते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बाय करने के लिए फेवरेबल है। 700 का यहां पर एक टारगेट होना चाहिए। 700 रुपए के उछाल के लिए बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जरूर डिस्टॉर्ट हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है जिसमें स्टॉक 700 रुपए के हाईस भी छू सकता है। ओके, परफेक्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जरा इसके चार्ट्स देखिए किरण जी और राय दीजिए। श्रीराम सिटी के साथ इसके मर्जर्स को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने मंजूरी दे दी, हालांकि एक फॉर्मेलिटी वाली बात थी, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। हाँ, बाय द वे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, राइट? आज हमारे न्यूज पर यूज में है, तो हम उनसे इस मर्जर पर भी बात करेंगे, मुलाकात करेंगे कि आगे क्या रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल चार्ट्स के लिहाज से 1284 पर जो बंद हुआ है, किरण जी बताएं। देखिए, फरवरी महीने से 1300 एक बड़ा बैरियर इस स्टॉक में बनता नजर आ रहा है। इसके ऊपर की क्लोजिंग इसके नए दिशा देखने को मिलेगी इस स्टॉक में और पोजिशनली मुझे लगता है कि 1420 1450 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 1300 पे ध्यान रखना चाहिए। 1300 के ऊपर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी होता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि 1300 मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर की आज की क्लोजिंग एक बड़ी दिशा तय करेगी इस स्टॉक के लिए। ओके, तो ये आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट रहा है। आइए बढ़ते आगे और वक्त है सुमित जी से मुलाकात करने का। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रासिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रासिम के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ग्रासिम यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। तो ग्रासिम के अंदर जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है वो 1350 के आसपास का बन रहा है और ऊपर में यहाँ से 30 से 40 रुपए का मूव ग्रासिम में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ग्रासिम में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो उस पर खरीदारी करें। यहाँ से ऊपर की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 1390 से लेके 1410 रुपए तक के लेवल ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। 1350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1390 1410 के टारगेट के लिए। ओके, 1390 1410 के टारगेट के लिए करें खरीदारी ग्रासिम में। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। स्टॉप लॉस 1350। सुमित जी, जिस हिसाब से आपका
पूरे हफ्ते आपने छुट्टी ली पिछले हफ्ते, इस हफ्ते शो करना शुरू किया, उसके बाद भी गला ठीक नहीं हो रहा आपका। ये खाली बारिश के सीजन में पकोड़े खाने से इतना गला खराब नहीं होता। पक्का है तो आइसक्रीम वाइसक्रीम या वर्जिन मोहितो, क्या मतलब क्या ऐसा क्या खाया पिया आपने सर? हाँ नहीं जी, थोड़ा सा ठंडा ज्यादा ही हो गया था। हाँ। तो उसकी वजह से थोड़ा सा गला खराब है, और फिर बारिश भी इतनी हुई, हाँ। तो कांदा भजिया पकोड़े थोड़े ज्यादा हो रहे हैं रेगुलरली। दूसरों को भी खिलाया करो। हाँ, साथ साथ जी। कुणाल जी, अनिल जी, इस तरह का गला मैंने पाया है अनिल जी, अगर अपनी कविताओं पर अनिल जी गीत बनाकर गाए जाएं तो भी हो जाता है अनिल जी, वो भी चेक कर लीजिए। हाँ, आज बड़े दिनों से आजकल अब तेजी आई तो अब शायद वापस से थोड़ी कविताएं निकलेगी। इतने दिनों तक रह गया, अभी अब वापस से फॉर्म में आएंगे। हालांकि फॉर्म में भले कविता के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, कॉल्स के हिसाब से तो सुमित जी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, एकदम तगड़े कॉल्स आ रहे हैं एक के बाद एक। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, बारिश में ना, बारिश के मौसम में गला होने का खराब होता है जो चाय और पकोड़े लेते हैं अनिल जी। दूसरी भी चीजें अनिल जी तरल पदार्थ हैं जिनको कबाब के साथ लिया जाता है, तो गले का अनिल जी एकदम सही इलाज है वो। जिसके सूट करे वो ले भाई, अपना अपना इलाज, मतलब हर दवा हर एक के नहीं लगती है बंसल जी, थोड़ा ध्यान रखें। हाँ अच्छा, भाई द वे कल एक्सपायरी का ऑप्शन जो सुमित जी का था वो निफ्टी पर 15,950 का था, 125-150 के टारगेट के लिए आई एम श्योर आज हासिल होने की पूरी संभावना है। खुलने के बाद वो भी देखेंगे। और कैश का ऑप्शन जय ने भी दिया था 16,200 का अगली सीरीज का, आज देखते हैं क्या कुछ वहां पर होता है जी। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर रखनी है नजर, और कुछ बेहतरीन पिक्स भी आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। HDFC बैंक ये भी फोकस में रहेगा। सुमित जी, कल बाजार की तेजी में इसका भी थोड़ा योगदान रहा। MCLR में 0.2% की बढ़ोतरी करी है। जरा HDFC बैंक का चार्ट देखें सर। देवांशु, मेरे को लग रहा है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो HDFC बैंक बहुत दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखाने का कोशिश कर रहा है, बट बढ़िया तेजी देखने को मिली नहीं है। तो अब HDFC बैंक में यहाँ से एक बढ़िया तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें 1400 का लेवल तो इमीडिएट टारगेट होगा, और 1400 का लेवल क्रॉस होना चाहिए, और 1425 से 1450 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में HDFC बैंक में देखने को मिलने चाहिए। तो HDFC बैंक में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 1400 1425 ये लेवल जल्दी HDFC बैंक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो 1400 1425 ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स HDFC बैंक के लिए, जहां पर रखनी है नजर। सेठी साहब, टीटागढ़ वैगन्स, HDFC म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी घटाई है, 2% से घटाई है। अब इनकी हिस्सेदारी घटकर 7% हो गई। 4 जुलाई को ओपन मार्केट में कुछ शेयर्स भी इन्होंने बेचे थे। जरा राय दें टीटागढ़, क्योंकि आपका तो भरोसा है और 100 पर आपने रेकमेंड किया था और 2 ही दिन में 117 पर आ गया। 7% की तेजी कल भी थी। क्या राय बनती है सर इस पे? थैंक यू दीपांशु फॉर रिमेम्बरिंग। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। 100 रुपए पे मैंने फ्राइडे को रिकमेंड किया था इस स्टॉक को, और ये आज मेरे तो 110 के शॉर्ट टर्म टारगेट थे, वो तो आ गए, बट आज 117 के लेवल पे है। और बाकी HDFC ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है, बट हिस्सेदारी कम करने के बावजूद भी अगर 4 जुलाई को करी है तो उस दौरान भी स्टॉक में अच्छी तेजी हुई है। मुझे लगता है फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और मैं पर्टिकुलरली बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। जिस तरह के बड़े ऑर्डर्स इसको मिले हैं, 27,000 वैगन का रिसेंटली ऑर्डर मिला है, जो कि 8,500 करोड़ की वैल्यू का ऑर्डर होता है, जबकि कंपनी का कुल टर्नओवर पिछले साल 1900-2000 करोड़ था। तो इस लिहाज से मुझे लगता है आने वाले साल में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। हालांकि उन्होंने 2% हिस्सेदारी बेची है, बट अभी भी उनके पास 7% हिस्सेदारी है, तो दे आई थिंक वुड रिमेन बुलिश। बाकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। तो ऑल इन ऑल अगर ये स्टॉक आज नीचे मिलता है, अगर इस खबर पे कि HDFC ने थोड़ी स्टेक कम करी है, तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में 150-200 रुपए के लेवल्स इस स्टॉक में बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, 150-200 रुपए तक के लेवल्स के लिए टीटागढ़ वैगन्स में करें खरीदारी। वो इतने सारे मिले थे वैगन्स, बड़ा ऑर्डर था ना, 27,000। तो हम पूछ भी रहे थे इतने कहाँ बनाएंगे, किसको देंगे। हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी। बिल्कुल सही है, याद भी रहता है सारा सेठी साहब को। सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब फोनर पे होते तो खाली पढ़ते हैं कागज देख के। अभी तो लाइव ही बोल रहे हैं बिना कागज के। बिल्कुल, हाँ, पूरा तैयारी। सेठी साहब, ऐसा गोट के गोल के पी जाते हो आप फंडामेंटल्स को? नहीं, भगवान की दया से मेमोरी ठीक है। और अनिल जी, अभी हाल ही में कवर किया हुआ स्टॉक है, और उस दिन मुझे याद है जिस दिन मैंने शायद रिकमेंड किया उसी दिन मैनेजमेंट भी आया था, तो उससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस आया था इस उनके मैनेजमेंट को सुनने के बाद कि उनकी इटली, अभी थोड़ी और डिटेल्स भी बोल सकता हूं, बट मुझे लगता है टाइम कम रहता है, कई पैनल में होते हैं, नहीं तो इनकी इटली की सब्सिडरी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। वहां पे भी उनके पास 500 मिलियन यूरोज के ऑर्डर है। ये सब कुछ उन्होंने बताया था अनिल जी, जो याद है मुझे। हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल परफेक्ट सर। आइए वागले साहब का भी करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे।
अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड Morning, मॉर्निंग। sir. मेरा पिक ऑफ द डे है हीरो मोटोकॉर्प। कल सारे ऑटो स्टॉक चले, आज भी चलने चाहिए। मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प 2832 का बंद है। ये 2907 का मेरा टारगेट है। यहाँ से एक 3-3.5% की मूव आज या बेबी आज और कल में आनी चाहिए। 2799 2799 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके तो हीरो मोटोकॉप इस पर भी रखिए नज़र। आइशर मोटर्स भी आ रहा है कुणाल जी के लिस्ट पर। और ऑटोज में तो एक बढ़िया ब्रेकआउट कल भी आपने आते हुए दिखा। इनफैक्ट टू व्हीलर्स की तरफ से कल एक और बढ़िया मूव आई थी। तो देखते हैं आज टू व्हीलर स्टॉक्स आपको ट्रेड में कैसे ट्रेड करते हुए दिखते हैं। गुजरात एल्कलीज, जरा इसके चार्ट पर भी एक बार नज़र डालते हैं क्योंकि यहाँ पर भी खबर है इन्होंने एनटीपीसी के साथ करार करा है एक रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन केमिकल यूनिट बनाने के लिए। गुजरात एल्कलीज वैसे तो थोड़ा फोकस में रहता है, कल उतना बड़ा एक्शन इस पर नहीं दिखा था। कुणाल जी कोई राय गुजरात एल्कलीज के चार्ट पर सर? देखिए चार्ट मुझे पसंद है दीपांशु। स्टॉक में करेक्शन भी आ चुका है और एक बड़ा सपोर्ट मुझे 650 के आसपास नजर आता है, जिन लेवल्स के अब ये काफी करीब है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तुरंत स्टॉक में कोई टर्नआउट आ जाए और बड़ी तेजी बने उसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको समय दे सकते हैं तो नीचे के लेवल्स पर 650 के आसपास मुझे लगता है कि इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और ये स्टॉक वापस से आपको 850-900 रुपए के लेवल्स दिखाएगा तो गिरावट में खरीदें, तुरंत कोई बाय करने की राय नहीं। ओके तुरंत कोई बाय करने की राय नहीं है। गिरावट में अगर आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक दो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं जहां पर आपने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सेठी साहब से उन पर राय लेते हैं। सेठी साहब स्टार हेल्थ कवर करते हैं सर, 476 की कल की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट 600 का है। एक्सपेक्ट करें कि आगे जाकर अच्छा एक्शन यहाँ पर आना चाहिए। कोई व्यू इस पर सर? नहीं बिल्कुल दीपांशु, ये स्टॉक भी मेरे कवरेज में था, मैंने रिकमेंड किया। हालांकि स्टॉक ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर मीट हो गए होंगे, बट जिन निवेशक बेच नहीं पाते हैं वो अभी नुकसान में होंगे। बट ये लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स हैं इस स्टॉक को खरीदारी करने के। और इसमें बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी का भी स्टेक है। ये भारत की जो रिटेल इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है और जिस तरह का एक अंडर पेनिट्रेशन इस सेक्टर में है, मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करना चाहिए। ये कुछ सेलिंग प्रेशर हो सकता है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का और उसके वजह से स्टॉक में एक दबाव देखा जा रहा है। बट ऑल इन ऑल अगर किसी का लॉन्ग टर्म या मीडियम का टर्म का नजरिया है तो ये लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स है इस स्टॉक में एंट्री करने के, खरीदारी करने की सलाह। आप लगे हाथ नायका पे भी राय दीजिए। दो चीजें हैं। एक तो आज यहाँ रिपोर्ट भी आई है गोल्डमैन की तरफ से, उन्होंने टारगेट काटा है 1730 से घटाकर 1490 कर दिया। 1400 पे तो ऑलरेडी स्टॉक है, मतलब ज़्यादा अपसाइड उनको दिखने दी 4-5% से ज़्यादा की मतलब। और दूसरा एक खबर और भी है कि महिलाओं के साथ साथ अब पुरुषों के लिए भी कारोबार में उतर रही है, तो कुछ उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी है नायका की। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने कुछ आई है खबर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ग्लूट ब्रांड के साथ उन्होंने कारोबार किया है पुरुषों के कुछ कपड़े वपड़े बनाने के लिए। आज से बताएं सर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये स्टॉक भी जिस तरह से बाकी के न्यू एज स्टॉक्स जैसे पेटीएम या जो भी कई सारे स्टॉक्स है जोमेटो वगैरह उनमें पिटाई हुई है, तो उसका असर इन सब स्टॉक्स में देखने को मिला। बट ये एक डिफरेंट स्टॉक है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, बेचने की नहीं सोचनी चाहिए। एक अच्छा बिजनेस मॉडल है और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स न्यू एज स्टॉक्स खराब है, बट एज एंड व्हेन दे इम्प्रूव ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। वैसे भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है विद इन द न्यू एज सेक्टर। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे तो बने ही रहना है और कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और आज के डेवलपमेंट्स भी पॉजिटिव है फॉर द स्टॉक। चलिए बढ़िया, तो नीचे के लेवल पर खरीदारी करें नायका में, ये राय है सेठी साहब की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है मुलाकात करने का पालिया साहब से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे रहेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर से और उसमें हीरो मोटर को हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से कल के सेशन में स्टॉक में अपने एक स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला और जिस तरीके से एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस में हीरो मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2807 के आसपास कल के फ्यूचर क्लोज थे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट 2845 से लेके 2860 तक का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2780 के आसपास। 2780 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट वागले साहब ने भी अभी आपके जस्ट पहले हीरो मोटो की खरीदारी करने की राय दी थी। वागले साहब का स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा है, 2800 का नहीं 2880 का है, सॉरी 2799 यानी 2800 का वागले साहब का है स्टॉप लॉस, आपका 2780 का है, बिल्कुल परफेक्ट है। 2845 और 2860 दो छोटे टारगेट आपकी तरफ से हैं। ये है राय आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की।